नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम केंद्रीय प्रशासन को देख चुके थे। आज हम जो है कि प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए, प्रांतीय प्रशासन हेडिंग दीजिएगा। प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की बात हम कल कर चुके थे। ये जो प्रांतीय प्रशासन है, यहाँ पर राजा द्वारा शासित क्षेत्र देश कहलाता था। ये केंद्रीय प्रशासन की बात है। राजा द्वारा शासित क्षेत्र, जो राजा के नियंत्रण में क्षेत्र होते थे, उसे क्या कहा गया है? देश। ये जो देश है, देश का प्रशासक गुप्ता कहलाते थे। गुप्ता। कल के वीडियो में हम गुप्ता लिख देते तो उसको गुप्ता कर लीजिएगा। और इसके बाद यदि हम देखें प्रांत, यदि प्रांत के प्रशासक की बात करें, प्रांत के प्रशासक कौन होते थे? तो उपरीक। ये जो प्रांत है, इसे ही भोक्ता कहा जाता था। और यदि देखिए, ये जो प्रांत है, ये जो है कि विषय में विभाजित थे। विषय का प्रशासक कौन होता था? विषयपति। और ये विषय जो है, ये होते थे ग्राम में विभाजित। ग्राम का प्रशासक ग्रामिक। ये जो ग्राम है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। यदि बोले गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थे? तो ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होते थे? तो ग्राम। इसे हम क्या कह सकते हैं? गांव। गांव के समूह को पेट कहा जाता था। पेट कहा जाता था। तो देखिए, हम ये कल भी देखे थे। देश का विभाजन किस में था? भुक्ति, जिसे क्या कहते हैं? प्रांत। प्रांत का विभाजन विषय, और विषय का विभाजन ग्राम में। यहाँ के जो है कि प्रशासक कौन होते थे? गोप्ता। और प्रांत के उपरीक। विषय का विषयपति। और ग्राम का ग्रामिक। इसको एक बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो देखिए, हम क्या देखें, प्रांतीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है कि केंद्रीय प्रशासन से शुरू किए हैं। राजा के नियंत्रण या राजा द्वारा जो शासित क्षेत्र होते थे, जो राजा के नियंत्रण में क्षेत्र होते थे, उसे क्या कहा जाता है? देश। ये मान लेते हैं देश है, इसके अंदर में क्या है? ग्राम है। इसके अंदर में प्रांत है, प्रांत के अंदर में विषय है, विषय के अंदर में क्या है? ग्राम है।
तो इस पर जो है कि नियंत्रण किसका है? राजा का। तो यहाँ पर लिखे हैं राजा द्वारा प्रशासित क्षेत्र क्या कहलाते थे? देश। यहाँ का प्रशासक कौन होता था? गुप्ता। उसके बाद प्रांत के प्रशासक, यदि बोले प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? उपरीक। और विषय का प्रशासक, ये जो है कि प्रांत के बाद जो विषय आता है, विषय का विभाजन, विषय का प्रशासक कौन होता था? विषयपति। और इसके बाद ग्राम का जो प्रशासक है, ग्रामिक कहलाते थे। ये जो ग्राम है, गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी। यदि बोले शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थे गुप्त काल में, तो क्या कहिएगा? ग्राम। और ये जो ग्राम है, ये गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? पेट। क्या कहा गया है? पेट। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा प्रमुख मंत्री। गुप्त काल के प्रमुख मंत्री कौन कौन थे? प्रमुख मंत्री, हेडिंग दीजिएगा। प्रमुख मंत्री में पहला देखते हैं हरिसेन। हरिसेन ये जो है कि समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय ये जो है कि कुमार मात्य महासंधि विग्रहक और महादंड नायक के पद पर थे। और हरिसेन का पुत्र वीरसेन। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके समय ये जो है कि महासंधि विग्रहक के पद पर थे। महासंधि विग्रहक के पद पर थे। महासंधि विग्रहक, ठीक है। उसके बाद यदि देखें अगला पृथ्वीसेन। ये जो पृथ्वीसेन है कुमारगुप्त प्रथम के समय, कुमारगुप्त प्रथम के समय ये जो है कि कुमारमात्य के पद पर थे। कुमारमात्य। और अगला देखते हैं शिखर स्वामी। शिखर स्वामी, ये शिखर स्वामी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रमुख मंत्री रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समय प्रमुख मंत्री। तो देखिए क्या देखे,
प्रमुख मंत्री की बात कर रहे हैं गुप्त काल के, तो हरिसेन पहला देखिए। ये जो हरिसेन है, समुद्रगुप्त के समय ये किस पद पर थे? तो कुमारमात्य, महासंधि विग्रहक, महादंडनायक, 3 पद एक ही व्यक्ति के पास था। हम यह भी कल के पॉइंट में हम देखे थे, एक ही व्यक्ति कई पदों पर होते थे गुप्त काल में। तो देखिए क्या देखे, हरिसेन 3 पद पर थे। और इसका पुत्र हम देखे वंशानुगत भी हो गया था, तो इसका पुत्र देखिए वीरसेन कुमारगुप्त द्वितीय के समय किस पद पर थे? तो महासंधि विग्रहक। और पृथ्वीसेन ये कुमारगुप्त प्रथम के समय कुमारमात्य के पद पर थे। और शिखर स्वामी ये जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके समय ये क्या थे? प्रमुख मंत्री थे। इनको नोट कीजिए और देखते हैं हम आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम न्याय व्यवस्था के बारे में। हेडिंग दीजिएगा न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। राजा जो है कि न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। होते थे। ये जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, इसे महादंडनायक के नाम से भी जाना जाता है। महादंडनायक। इस समय जो है न्याय व्यवस्था क्या थे? तो कठोर लचीला था, कोमल और लचीला था न्याय व्यवस्था। कोमल दंड विधान। लचीला। तो देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति बार बार राजद्रोह करते थे, उसका केवल दायां हाथ काट लिया जाता था। तो लिखिएगा बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का केवल दायां हाथ काट लिया जाता था। तो देखिए हम क्या देखें, न्याय व्यवस्था। राजा क्या होता था? तो सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। सर्वोच्च न्यायाधीश, इसे ही क्या नाम से जाना जाता है? महादंडनायक। तो बोले यदि महादंडनायक कौन होते थे गुप्त काल में? तो राजा। राजा के अंदर में ही सारा शक्ति होता था। तो न्याय व्यवस्था यहाँ पे क्या है? तो कोमल है और दंड विधान भी लचीले हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार राजद्रोह कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति बार बार राजद्रोह करते थे, उसका क्या करता था? केवल दायां हाथ काट लिया जाता था।
दायां हाथ काट लिया जाता था, अब तुम खाओ कैसे खाओगे। तो यदि अभी हम देखें दायां हाथ काटना कितना कठोर होगा कानून, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति। ये जो गुप्त काल है, यहाँ पर समाज 4 वर्गों में विभाजित थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित थे। ये जो 4 वर्ण है, इसका यदि बेस देखे क्या था तो जन्म था। बेस, आधार क्या था? जन्म। अर्थात जो जहां पर जन्म लिया वही काम करेगा। शूद्र में जन्म लिया तो शूद्र बनेगा। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, इसमें चारों वर्णों के रहने के अलग अलग स्थान बताए हैं। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य। चारों वर्णों के रहने के अलग अलग बस्तियां बताए हैं। यहाँ जो है कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार होते हैं। शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुए। कैसे बोल सकते हैं सुधार हुआ? तो ये जो शूद्र है, इसे सेना में भर्ती किया जाने लगा। सेना में शामिल करने लगे। और दासों की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो गई। दासों की स्थिति कमजोर हुए। और एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ जो है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को कभी दास नहीं बनाया जाता था। ब्राह्मणों को कभी भी दास नहीं बनाया जाता था। कभी भी दास नहीं बनाया जाता था। तो देखिए क्या देखे हम, सामाजिक स्थिति यदि देखें तो गुप्त काल में समाज जो है कि 4 वर्णों में विभाजित थे। समाज क्या था? 4 वर्णों में विभाजित थे। ये जो 4 वर्ण है, इसका बेस क्या था? जन्म था। जो जिस परिवार में जन्म लिया वो वही करेगा।
और अर्थशास्त्र ये किसका है? कोटिल। अर्थात कोटिल अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग बस्तियां होनी चाहिए। यहाँ जो है कि गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। कैसे? तो ये जो शूद्र है इसे सेना में शामिल करने लगे, इसे सेना में शामिल किया जाने लगा और दासों की स्थिति यहाँ पर क्या हुए? कमजोर हुआ। ब्राह्मणों को कभी भी दास नहीं बनाया जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को कभी भी दास नहीं बनाया जाता था। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्त्रियों की स्थिति सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो सभी को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।